इम्प्योरिटीज, जो कि नॉर्मली आपके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में पाई जाती है। तो जानते हैं कि इम्प्योरिटीज क्या होती है। सबसे जो पहली चीज आती है, व्हाट इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी जो जनरली रिफर करी जाती है वो एक तरीके के अनवांटेड सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, अनवांटेड सब्सटेंस जो कि आपके किसी भी मटेरियल में प्रेजेंट, ठीक है। इन्हें दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, कंपाउंड इज सेड टू बी impure when it is having a foreign matter that is impurities। ध्यान देने वाली बात है कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि तो आपकी impurities है जो जनरली रिफर्स करी जाती है आपके अनवांटेड सब्सटेंस को, ठीक है। या फिर कंपाउंड इज सेड टू बी impure जब उसमें क्या हो, फॉरेन मटेरियल हो, वो जो कि बोले जाएंगे आपके impurity। इम्प्योरिटी आपकी फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो यहाँ पे जरा जानते हैं कि किस टाइप की इम्प्योरिटीज होती है। हमारे पास दो तरीके की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। पहली पाई जाती है ऑर्गेनिक एंड दूसरी पाई जाती है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक की बात करें तो जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है वो स्टार्टिंग मटेरियल से आ सकती है, जो कि आपका रॉ मटेरियल होता है, जो कि सिंथेसिस प्रोसेस में आ सकता है, बाय मटेरियल होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द कंपाउंड होगा, जिसमें आपका जो मेन कंपाउंड है जो कि आपकी एपीआई है वो स्टोरेज के या प्रोसेसिंग के दौरान किससे एक्सपोजर हो जाए, हीट, लाइट या मॉइस्चर से, तो वो डिग्रेड हो जाता है यानी खराब हो जाता है। फिर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आने का आपका एक और माध्यम होता है जो कि आपका आता है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में बनते हैं और जो कि थोड़ी छोटी अमाउंट क्वांटिटी में आपके आगे फाइनल प्रोडक्ट का भी फॉरवर्ड हो सकती है। अगर मैं दूसरी टाइप की इम्प्योरिटीज की बात करूं तो हमारे पास दूसरी टाइप की इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि रीएजेंट्स की वजह से आते हैं, कैटालिस्ट की वजह से आ जाती है, एलिगेंट्स की वजह से आ जाती हैं, जो कि आपकी ये सब कंपाउंड जो होते हैं ये आपकी केमिकल रिएक्शंस को तेज करने के लिए या सिंथेसिस को प्रोसेस करने के लिए यूज करे जाते हैं और प्रॉपरली रिमूव ना होने की वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आ सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आपके हैवी मेटल्स आते हैं, देन आपके सॉल्ट्स आते हैं। तो ये सारे चीजें हो सकती हैं। जैसे हैवी मेटल्स में जैसे कि आपके कंपाउंड में लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, इनके भी ट्रेसेस आपको मिल सकते हैं जो कि आपके लिए हाईली टॉक्सिक इन नेचर हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में उसमें सॉल्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स माना गया है सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज में, ये माना गया है रॉ मटेरियल को। ये एक तरीके के स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को लेने में आपको आसानी होती है। रॉ मटेरियल एक तरीके से कच्चा माल है, ठीक है जी, जिसमें आपको लिखा गया है स्टार्टिंग मटेरियल है ये। इम्प्योरिटीज कैन कम फ्रॉम रॉ मटेरियल यूजिंग द सिंथेसिस ऑफ द API। if the raw material are not sufficiently pure they may carry out into the final product। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपका रॉ मटेरियल जो कि एपीआई जिससे आप सिंथेसिस कर रहे हैं अपने एपीआई बनाने के लिए, अगर उसे हम पूरी तरह से प्योर नहीं करेंगे तो वो क्या लीड आउट कर सकते हैं, आपके फाइनल प्रोडक्ट पे लीड आउट कर सकता है। ऐसे ही ये रीएजेंट सॉल्वेंट्स में भी इंक्लूड करे जाता है और एक्सिपिएंट्स में, जैसे कि आपकी बाइंडर्स हो गए, फिलर्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, इनमें भी आ जाते हैं जो कि आपके ड्रग फॉर्मुलेशन में काम में आते हैं। आगे की बात करूं तो हम पे आगे का प्रोसेस आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है जब आप किसी चीज को बना रहे हैं जिसमें आपको केमिकल्स यूज करने हैं, अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग में वो सिंथेसिस प्रोसेस आता है। किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया आती है। ड्यूरिंग द केमिकल सिंथेसिस द साइड रिएक्शन में अकर। जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी भी रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अनवांटेड प्रोडक्ट्स
मिल सकते हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, रिमूव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपको एज अ इम्प्योरिटीज आगे के लिए देखने को मिलते हैं। देन आप बात करें ऐसे ही कैटालिस्ट लिगेंड्स की, जो कि आपके क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए काम आते हैं। ये भी आपके आगे के प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं। रिएक्शन कंडीशंस, जो आपके लिए कुछ भी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ रिएक्शन कंडीशंस दी होती है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पीएच हो गया, जिसमें आपका रिएक्शन आराम से हो पाए। तो ये कंडीशन अगर अगर हम लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो भी हमारे प्रोडक्ट्स में इम्प्योरिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, रेसिडुअल सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो कि आपको रिएक्शन आपने कोई करी हो, वो उसमें बच गए हों, जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलीन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये आते हैं आपके रेसिडुअल्स में। आगे की बात कर रहा हूँ डिग्रेडेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपका एपीआई या फिर डोजेस फॉर्म या फिर एक्सिपिएंट कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोज हो जाए, जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई, मॉइस्चर हो गया, या फिर एयर, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसकी वजह से भी आपके जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज को कॉज कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो जो रिएक्शंस होती है यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इफ द reagents which are used in manufacturing process are not completely removed by washing, it can lead to the impurities in the final products। अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग करी है और जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने हैं, अगर उनको नहीं रिमूव किया, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया ही हुआ है अमोनियम मर्क्यूरी का, जो कि प्रिपेयर करा जाता है। फिर दूसरा जो आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बीच में बनने हैं, तो समटाइम्स द इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैरी आउट थ्रू द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि कुछ हम रिएक्शन करें और उसमें जो प्रोडक्ट बने और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने की वजह से वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक कैरी आउट हो सकता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है आयोडीन के फॉर्म में, जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड की सिंथेसिस करते हैं और KOiO3 भी हमें साथ में मिलता है। अब डिफेक्ट इन, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट सच एज मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई रिएक्शन इनकम्प्लीट हो जाए, या फिर आपका टेम्परेचर मेंटेन ना हो पाए, या फिर आपका प्रेशर मेंटेन ना हो पाए, या फिर आपकी पीएच कंडीशन ना मेंटेन हो पाए, तो इसमें भी आपके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से भी आ सकती हैं आपकी इम्प्योरिटी। नीचे एग्जाम्पल बहुत क्लियर लिखा हुआ, आप सब लोग इसको पॉज करके आराम से देख के पढ़ के भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जो मेनली इम्प्योरिटीज का जो सबसे बड़ा रीजन देखा गया वो सॉल्वेंट की वजह से देखा गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे चीपेस्ट और सबसे ज्यादा वाइडली जो यूज करा जाता है सॉल्वेंट, वो आपका रहता है वाटर। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि 4 टाइप के वाटरों की हमने बात करी है, क्लास के दौरान भी बात करी है। पहला है आपका टैप वाटर, दूसरा है आपका सॉफ्टन वाटर, तीसरा है डीमिनरलाइज, और चौथा है आपका डिस्टिल वाटर। तो टैप वाटर जो कि आमतौर से आपको नल में मिलता है, टोटियों में मिलता है, उस वाटर में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट होने की उम्मीद होती है, जो कि बहुत छोटी अमाउंट में होते हैं। तो हेंस इट इज फाइनली लीडिंग टू दी इम्प्योरिटीज। अगर मैं सॉफ्टन वाटर की बात करूं, तो आप लोग इसमें से सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा दीजिए और एक्सचेंज करवा दीजिए सोडियम के, जो करा जाता है जियोलाइट से, तो आपको सॉफ्टन वाटर मिल जाएगा। डीमिनरलाइज में जस्ट वाटर में पूरे वो मिनरल्स को हटा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द आयन एक्सचेंज, तो जिसमें कि आपका जो मिनरल्स हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट्स हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सबको हटा दिया जाता है, तो वो आपका डीमिनरलाइज्ड हो जाती है। ये जो वाटर होता है ये
बेटर क्वालिटी होती है सॉफ्ट वाटर के कंपैरिजन में, पर इसमें साथ साथ आपको ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज देखने को मिल सकती है। आखिरी जो आपका रहता है वो डिस्टिल वाटर रहता है, जिसमें आपको इसमें वैसे ये जो प्रोसेस होता है वो महंगा होता है, जिसमें आपको इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं देखने को मिलती। मतलब कि इसमें ना आपको ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मिलेंगी और ना इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मिलेंगी, और जो कि इनमें दोनों चीजें नहीं होती हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट को भी आपका प्योर ही रखेंगे। ठीक है जी। एंड इट इज क्वाइट कॉस्टली, जे कि किसी भी वाटर को डिस्टिल करना भी आपको महंगा पड़ सकता है। देन बात करते हैं कुछ अलग फैक्टर्स, जैसे एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशंस की। एटमॉस्फेयर से कैसे हो सकता है, जैसे कि आपके एल्युमिनियम के जो पार्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते आते हैं, एएमएस सिलिका ग्लास पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, पॉलीसिलिन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक की फ्रेगनेंस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आप सबको पता ही होगी एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और भी कई सारी चीजें रहती है। फिर आपके स्टोरेज कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। और आखिरी जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन नॉर्मली आपको एक जैसी चीजें मिलाने की वजह से या एक जैसी चीजें होने की वजह से अडल्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड में अल्टर फ्रॉम द सोडियम ब्रोमाइड, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बहुत आसानी से अडल्ट्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से पोटेशियम ब्रोमाइड इज मोर एक्सपेंसिव देन दी सोडियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड महंगा है एज कंपेयर टू दी सोडियम ब्रोमाइड। इसी के साथ ही हमारा ये वाला इंप्योरिटीज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।